सोचो तुम आँख खोलो और पता चले कि तुम एक नोवेल की सबसे बदनसीब 6 साल की लड़की बन चुकी हो और कुछ सालों बाद तुम्हारी मौत लिखी हुई है, तो तुम पे क्या बीतेगी। कहानी की स्टार्टिंग होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो मोबाइल देख रही होती है। तभी एक लड़की उसे देख के कहती है, फिर से बाहर अकेली बैठी हो, उनके घर लौटने का इंतजार कर रही हो, क्या तुम मेरे घर पर वेट करना चाहोगी। हीरोइन कहती है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर तक कुछ नॉवेल्स पढ़ लेती हूँ। तभी लड़के की आवाज आने लगती है, सच में तुम्हारे अंकल भी ना चाहे तुम उनकी अपनी औलाद नहीं हो, तुम फैमिली का हिस्सा हो, उन्हें अब तक तुम्हें घर की चाबी दे देनी चाहिए थी। हमारी हीरोइन सोचती है, शायद मुझे इस तरह की जिंदगी की आदत हो गई है, लेकिन जब कोई इसे इतनी सीधी तरह से बता देता है तब भी थोड़ा अजीब लगता है, या फिर लगता भी है। नॉवेल्स की दुनिया कितनी अच्छी होती है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हो जाए, उनका एंड हमेशा हैप्पी ही होता है। कोई हैरानी की बात नहीं है कि ये इतनी ज्यादा बिकने वाली बेस्ट सेलर किताबें हैं, क्योंकि इनकी हर चीज बहुत ही खूबसूरती से लिखी गई है और सपने जैसी लगती है। तभी उसके मोबाइल में बीप बीप की आवाज आती है। वो कहती है, अरे इसका कोई प्रीक्वल भी है, कोई रिजल्ट नहीं है। मुझे पता था, मैंने कभी नहीं सुना कि द लस्ट हेयरनेस का भी कोई प्रीक्वल भी है। वो कहती है, मुझे और कितनी देर वेट करना होगा, मुझे बहुत नींद आ रही है। तभी हमारी हीरोइन कहती है, क्या ये सपना है। तभी हमें गार्डन का सीन दिखाया जाता है। एक छोटी सी बच्ची कुछ लिख रही थी पेपर में। तभी एक लड़का आके कहता है, वो मेरा पेपर और पेन है। वो लड़का पेन छीनते हुए कहता है, किसने कहा मेरी चीजें छूने के लिए, चोर। तब लड़की कहती है, भाई मैं। लड़का कहता है, मुझे भाई मत बोलो, तुम कर्स्ड लड़की हो, तुम्हारे वजह से तुम्हारे माँ बाप मर गए। लड़का कहता है, बाहर निकलो मेरे घर से। तब वो लड़का गुस्से में उस पेपर को रोन देता है और जाते हुए कहता है, तुम्हें उसे कुछ भी देने की इजाजत नहीं है, मेरा कचरा तक नहीं। मेड कहती है, समझ गई यंग मास्टर। तभी वहाँ पे बारिश होने लगती है और वो लड़की उस ड्राइंग को देख रही होती है। ये कब से शुरू हुआ, हमें इसकी स्टोरी दिखाई जाती है। ट्रेसी देवियाना, जो बियाना की मार्क्विस की सबसे छोटी पोती है, 3 साल की उम्र में उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में मर गए। वियाना के मार्क्विस ने उसकी परवरिश की जिम्मेदारी अपने बड़े बेटे को सौंप दी। इस तरह ट्रेसी अपने अंकल गस देवियाना की हवेली में रहने आ गई। लोग उसके पीठ पीछे बोलते थे, क्या ये गूंगी है, ये एक कर्ज है, ये काला जादू है, कितना बुरा अपशगुन है। ना कोई हिंसा, ना कोई दुर्व्यवहार, बस उसे कोई नहीं चाहता था और उसे प्यार भी नहीं मिलता था, बस इतनी सी बात थी। जब भी उसके ग्रैंडफादर मिलने आते हैं, उसका अंकल उसके साथ अच्छा होने का नाटक करता है। हमें उसके ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है। ग्रैंडफादर कहता है, ट्रेसी क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी। ग्रैंडफादर बोलता है, ट्रेसी तुम चुप क्यों हो, क्या तुम नहीं चाहती। ट्रेसी कहती है, नहीं मैं आऊंगी। बियाना के मार्क्विस, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे यहाँ से ले जाइए। ग्रैंडफादर कहता है, आई एम सॉरी ट्रेसी, चलो घर चलते हैं। उस पल सुबह की धूप और तेज हो गई। 6 साल में पहली बार उसने फूलों की खुशबू महसूस की। ट्रेसी किसी की बात सुन रही होती है। कोई कहता है, आपको परिवार के व्यापार संघ का अधिकार मुझे दे देनी चाहिए थी, तब आप इतना ज्यादा काम ना करते कि इतने बीमार पड़ जाते। ग्रैंडफादर कहता है, तुम्हारे नाम कर देता और तुम्हें फैमिली की सारी मेहनत और जो कुछ भी फैमिली ने बनाया है उसे बर्बाद करने दूं। अंकल कहता है, क्या आपको लगता है कि आपके पास कोई और विकल्प है, मैं आपका एक लौता जिंदा बेटा हूँ। ग्रैंडफादर कहता है, तुम। तभी किसी चीज की आवाज सुन के ग्रैंडफादर वहाँ पे जाता है और कहता है, ट्रेसी तुम। ट्रेसी कहने लगती है, क्या आप ठीक है ग्रैंडपा। ग्रैंडफादर कहता है, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, बेड में जाओ ट्रेसी। ट्रेसी कहती है, गुड नाइट ग्रैंडपा। ग्रैंडफादर भी कहने लगता है, गुड नाइट ट्रेसी। तभी हमें पीछे से दिखाया जाता है, उसका बेटा कहता है, फादर। कुछ ही समय बाद मार्क्विस बीमारी के कारण मर गए। उसके बाद ट्रेसी की किसी ने परवाह नहीं की और वो ग्रैंडपा को याद करके रोती रहती है। कड़ी और गुस्से भरी पूछताछ के बाद ट्रेसी को बंद कर दिया गया। वो बेबस होकर देखती रही जब उसके दादाजी का कॉफिन ले जाया जा रहा था। उसे रियलाइज हुआ, ये बारिश अब कभी नहीं रुकेगी। हमें ट्रेसी को फिर दिखाया जाता है। कोई लड़का आके कहता है, हे बाहर निकलो। 6 साल बाद वो आखिरकार उस छोटे से कमरे से बाहर निकल सकी। तभी ट्रेसी उस लड़के के पीछे पीछे जाती है। उसका अंकल कह रहा था, हमारे दोनों फैमिलीज के बीच जो तय की गई शादी थी वो अब भी बरकरार है ना। ये रिश्ता तब तय हुआ था जब मेरे पिता जिंदा थे। अगर तुम हमें कर्ज चुकाने के लिए कुछ पैसे उधार दे सकते हो तो तुम ट्रेसी से तुरंत शादी कर सकते हो। ट्रेसी का फियांसे
ध्यान से उसे कहने लगता है, तुम ओनली 16 की हो, है ना? क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए इतनी उत्सुक हो? क्या तुम इताब्स फैमिली की दौलत के लालच में हो? हमारे दोनों फैमिलीज के बीच शादी का समझौता इसलिए हुआ था क्योंकि दोनों पक्ष ताकत और स्टेटस में बराबर थे। अब ये फैमिली अपने खर्च और कर्ज चुकाने के लिए एक लड़की की शादी करवाकर उसे बेचने जैसे बिहेवियर कर रहे हैं। मेरी आंखों में तुम कचरे से भी ज्यादा बेकार हो। मैं कभी भी ऐसी बेकार औरत से शादी नहीं करूँगा। ट्रेसी का अंकल कहता है, प्लीज लॉर्ड हैब्स, इस फैसले के बारे में एक बार फिर सोचिए। मुझे पता था कोई भी इससे शादी नहीं करेगा। हमें और एक सीन दिखाया जाता है। गैस और ओलोरेंजो उस इलाके को ठीक से संभाल नहीं पाए। 6 साल से भी कम समय में उन्होंने बहुत बड़ा कर्ज जमा कर लिया था। लोगों के दंगों ने उस परिवार को बर्बादी के किनारे तक पहुंचा दिया। रॉयल फैमिली और लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए गस ने ट्रेसी को बलि का बकरा बना दिया, जो 6 साल से कैद थी। कर्ज लड़की जो बेड लक लाती है, उसने अपने माता पिता और दादा की मौत का कारण बनी। देश की सारी बेडलक और समस्याओं का दोष डालने के लिए एक बिल्कुल सही बलि का बकरा बना दिया ट्रेसी को। तभी एक लड़के को दिखाया जाता है, वो तलवार लेके आता है। अपनी मौत के जरिए अपने पापों का पश्चाताप करना तुम्हारे लिए गॉड की कृपा है। जब ट्रेसी को मौत की सजा सुनाई गई तब वो सिर्फ 16 साल की थी। टाइम प्रेजेंट में आता है। कोई कहता है, मिस ट्रेसी, टाइम हो गया है उठने का। ट्रेसी अचानक उठ के सोचने लगती है, अच्छा हुआ मेरा सर अभी तक है। ट्रेसी सोचती है, अभी जो हुआ था वो क्या था? क्या वो एक सपना था? वो इतना सच जैसा लग रहा था। तभी वो अपने हाथों को देख के कहती है, क्या एक बच्चे का हाथ? तभी मेड कहती है, मिस ट्रेसी, लॉर्ड साहिब ने आपसे कहा है कि आप ये ड्रेस पहन लीजिए और स्टडी रूम में वेट कीजिए। ट्रेसी, लॉर्डशिप, क्या है ये? तभी वो खिड़की में अपना शक्ल देख के कहती है, क्या मैं टाइम पे पास्ट में आ गई हूँ और 6 साल की ट्रेसी देवियाना के बॉडी में आ गई हूँ? तभी मेड कहती है, मिस ट्रेसी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेड सोचती है, वैसे भी ट्रेसी मार्क्विस की पोती है। ये बात ही काफी बड़ी थी कि उसने सम्मान दिखाने वाले वर्ड यूज नहीं किए और ऊपर से उसने बहुत व्यंग अंदाज में बात की। वो कहती है, लॉर्ड साहिब ने आपसे कहा है कि आप ये ड्रेस पहनकर बदल लीजिए। यहाँ पे हिज लॉर्डशिप मार्क्विस का बेटा है, ट्रेसी का अंकल, उसका नाम गस है। मेड कहती है, तुम खुद से चेंज कर सकती हो, है ना? ट्रेसी सोचती है, यह ज्यादा घुटन भरा है और इसका विरोध करना काफी मुश्किल है। फिर कहती है ट्रेसी, हाँ मैं कर लूंगी। ट्रेसी कहती है, जो रियल ट्रेसी है वो हमेशा से इसी तरह जीती आई है। फिर वो मेड को कहती है, हाँ मैं कर लूंगी। मेड कहती है, हाँ। ट्रेसी फिर कहने लगती है, गेट आउट और वेट करो बाहर और जाते वक्त दरवाजा बंद करो। मेड कहती है, हाँ। मेड सोचती है, क्या हुआ? क्या वो मेरा भ्रम था? मैंने पहले कभी किसी में ऐसी नजर नहीं देखी, इतनी शांत लेकिन साथ ही पूरी तरह विश्वास दिलाने वाली नजर। ट्रेसी फिर कहती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पास्ट में टाइम ट्रेवल करके चली जाऊंगी। मेरे दिमाग में असली बॉडी की मालिक की यादें हैं, जैसे मैंने उसके साथ हर चीज खुद अपनी आंखों से देखी और महसूस की हो। वियाना वही फैमिली है जिससे उस नॉवेल की हीरोइन कभी संबंधित थी। क्या मैं उस नॉवेल की पहले की कहानी में आ गई हूँ? ट्रेसी कहती है, उस नॉवेल में हीरोइन यीशो को अचानक अपनी असली पहचान के बारे में पता चलता है। वो वियाना फैमिली की खोई हुई सदस्य है, इसलिए वो अपने फैमिली की बर्बादी के पीछे जो असली मास्टरमाइंड था उसे बदला लेने निकल पड़ती है और आखिर में वो उस महान टेरिटोरी को फिर से खड़ा कर देती है। कहानी के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे हीरो भी उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और उसकी बहुत इज्जत करते हैं। और जिस कैरेक्टर के बॉडी में मैं आई हूँ, ट्रेसी देवियाना, वो इन सब घटनाओं के होने से पहले ही वो मर जाती है। नॉवेल के एक सीन में यीशो ट्रेसी के फियांसे के साथ थी। वो कहती है, मैं अपने दादाजी, अपने पिता, अपनी माँ और अपनी बहन ट्रेसी का बदला लूंगी। ट्रेसी को स्वर्ग में जरूर सुकून मिलेगा। ट्रेसी कहती है, क्या मेरी जिंदगी का अंत ही हीरोइन यीशो की शानदार कहानी की शुरुआत है? मैं तो सिर्फ एक ऐसी कैरेक्टर हूँ जो असली कहानी शुरू होने से पहले ही मर जाती है। एक मामूली सी कैरेक्टर जिसका काम सिर्फ कहानी की बैकग्राउंड बनना था। ट्रेसी गुस्सा होकर कहती है, यह बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। वो मुख्य कहानी में सिर्फ 2 बार नजर आई थी और उसका जिक्र भी सिर्फ लोगों के बातों में हुआ था। ट्रेसी कहती है, वो असली कहानी में सिर्फ बैकग्राउंड का एक हिस्सा थी, लेकिन उसने एक छोटी और अकेली जिंदगी सह ली थी। अगर मैं कुछ नहीं करूँगी तो शायद मेरा भी अंत उसकी तरह दुखद होगा। ट्रेसी
कहती है चाहे मेन प्रोटैगनिस्ट की कहानियाँ कभी शुरू ही ना हो पाए, फिर भी मैं किसी और की सफलता के लिए बलि का बकरा नहीं बनूंगी। मैं जीऊंगी एक न्यू ट्रेसी बनके। तभी वो हॉल में से गुजरने लगती है। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का ऑरेंज फेंकते हुए कहता है मैंने कहा था कि मुझे ऑरेंज फ्लेवर वाली कोई भी चीज पसंद नहीं है। इतनी सी सिंपल बात में तुम गलती कैसे कर सकती हो। मेट कहती है मुझे माफ कीजिए यंग मास्टर ओले, मुझे पता है कि मेरी गलती थी। ओले कहता है मूर्ख। मेट कहती है मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सो सॉरी। ओले कहता है तब तक मेरी बातें याद नहीं रखोगे जब तक तुम्हें सबक न सिखाया जाए, है ना? अब समझ में आया। तभी हमारी ट्रेसी भी आ जाती है। मेट कहने लगती है मुझे माफ कीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है यंग मास्टर। ट्रेसी कहने लगती है उसने कहा उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। ओले कहता है क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? तभी ट्रेसी मेट की तरफ जाते हुए हाथ बढ़ा के कहती है क्या आप ठीक है? मेट उसे एकटक घूरने लग जाती है। फिर वो उसका हाथ झटक के कहती है तुम कर्स्ड लड़की, मुझसे दूर रहो। ट्रेसी शॉक होके देखने लग जाती है। फिर ट्रेसी मन में कहती है ओह हाँ, सब मुझसे नफरत करते हैं। अब समझ में आया कि उस नौकरानी ने मुझे पहले वैसी नजर से क्यों देखा था। वो मेरी कर्ज से प्रभावित हो जाने से डर रही थी। मेड उठ के कहती है जैसा आप कहे यंग मास्टर ओले। ओले कहता है देखा इसे, तुम्हें क्या हो गया? तुम कब से मुझे बताने लगी कि मुझे क्या करना चाहिए? ट्रेसी कहती है मालिक मारना चाहता है, नौकर मार खाना चाहता है, तो फिर जो करना है करो। ओले कहता है हाँ। ट्रेसी कहती है इस खूबसूरत आपसी समर्पण में दखल देने के लिए मुझे माफ कीजिए। तब ओले को गुस्सा आता है और वो ट्रेसी को पैर मार के गिरा देता है नीचे। ट्रेसी कहती है औच, दर्द हो रहा है। ओले कहता है इस तरह का एटीट्यूड दिखाकर तुम किस पर असर जमाने की कोशिश कर रही हो? तुम तो बस एक ऐसे इंसान हो जिसके माँ बाप नहीं है और जिसे कोई नहीं चाहता। तुम्हें पता है ये क्या है? ये वियना परिवार की मार्क्यूस की विरासत पाने के अधिकार का सबूत है। सिर्फ असली वारिस के पास ही ये होता है। ओले फिर से कहने लगता है फादर ने कहा था कि तुम्हें अपनाना हमारी फैमिली की दया थी। यह मत भूलो कि तुम आज यहाँ हमारी वजह से हो। जानो अपनी जगह। कभी मत भूलना कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ जुड़े हुए कर्ज की वजह से मरे थे। जो भी कभी तुम्हारी परवाह करता है या तुमसे लगाव रखता है, आखिर में उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ट्रेसी कहती है अब मुझे समझ में आ गया। ट्रेसी के चुप रहने का फायदा उठाकर लोग उसे बिना किसी रोक टोक के बुली करते थे। ओले कहता है क्या? ट्रेसी कहती है मुझे तुमसे थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए ओले, इससे पहले कि मैं अपने आप पर से काबू खो दूं। ओले कहता है हाँ, काबू किस चीज पे? ट्रेसी कहती है सीधा खड़े रहो, और वो उसे एक थप्पड़ बजा देती है गालों पे।